विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। सामान्य हिंदी का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हो तो आपको 95 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। पूरा पेपर आपको एकदम अच्छे से हल करके बताने वाले हैं। तो समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है मेरे प्यारे बच्चों 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। पेपर 2 खंड में आता है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य होता है। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। सबसे पहले खंड का, इसमें पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है। साहित्य लोचन, गोरा बादल की कथा, पद्मावत, उरु ज्योति। तो खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है गोरा बादल की कथा, और ये जटमल की रचना है। किसकी है? जटमल की। साहित्य लोचन बाबू श्याम सुंदर दास की रचना है। पद्मावत महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी का है, और उरु ज्योति रचना है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, तिब्बत यात्रा के लेखक हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, राहुल सांकृत्यायन, नंद दुलारे वाजपेयी। तो तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, कौन सी रचना नाटक नहीं है? गरुड़ध्वज नाटक है, आन का मान भी नाटक है, राजमुकुट भी नाटक है। अपना अपना भाग्य नाटक नहीं है, ये क्या है? कहानी है। ठीक है, अपना अपना भाग्य कहानी है जैनेन्द्र कुमार की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, माटी की मूर्तें के लेखक हैं। माटी की मूर्तें के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। इसके बाद है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो ये निबंध विधा की रचना है चिंतामणि। और किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। इसके बाद 2 का नंबर है, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस रचना पर मिला? तो चिदम्बरा पर मिला सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके बाद है, श्रद्धा मनु शीर्षक रचना किस ग्रंथ से संकलित है? ठीक है, तो ये कामायनी ग्रंथ से संकलित है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। आंसू, लहर और झरना भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ठीक है, बापू के प्रति किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। पल्लव भी सुमित्रानंदन पंत की है। और अंधेरे में गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में मिला था? तो ये मिला था 1983 में। ठीक है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1983 में मिला था। इसके बाद है, इंदु पत्रिका के संपादक, इंदु पत्रिका के संपादक हैं अंबिका प्रसाद गुप्त। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न रहते हैं 2-2 अंक के। किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले उस गद्यांश को पढ़ते हैं। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। ध्यान से पढ़ना बिल्कुल। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कमबंध मात्र है। संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। तो जहाँ पर राष्ट्र शब्द दिख जाए, ठीक है, और राष्ट्र दिख जाए, जन शब्द दिख जाए, ठीक है, राष्ट्र, जन और पृथ्वी शब्द दिख जाए, भूमि शब्द दिख जाए, तो वहाँ पर समझिएगा कि पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। इसके लिए आपको मिलेंगे 2 अंक। ठीक है, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या किसकी करना है? देखिए, जिसकी रेखा खींची हुई है। तो इसको एक बार पढ़ते हैं। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वह उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृत के जन की कल्पना कमबंध मात्र है। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? चलिए देखते हैं। डालेंगे हेडिंग, रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहते हैं कि जन की संस्कृति राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संस्कृति मनुष्य के जीवन का मस्तिष्क है जो उसकी पहचान और विकास का आधार बनती है। संस्कृत के बिना जन की कोई वास्तविकता नहीं होती। इसके बाद तीसरा वाला लिखेंगे, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है? तो अभी पढ़े थे, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? तो आप किताब में भी पढ़े हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है, लोगों की संस्कृति है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन की श्वास प्रश्वास क्या है? अभी आप पढ़े थे, मनुष्य के जीवन की श्वास प्रश्वास सभ्यता है जिसे उसने युगों युगों में निर्माण किया है, या उसकी पहचान और अस्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं अथवा वाला। ठीक है,
ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन इसमें वह मज़ा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है। ईर्ष्या द्वेष से चौबीसों घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़ककर कुछ शांति अनुभव करता है। ऐसे निंदक बड़े दयनीय होते हैं। अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरे की क्षमता के चांद को देखकर सारी रात श्वान जैसा भौंकता है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को कोई दंड देने की जरूरत नहीं, वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। आप चैन से सोइए और वह जलन के कारण सो नहीं पाता, उसे और क्या दंड चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर ईर्ष्या शब्द मिल जाए, ठीक है, निंदा शब्द मिल जाए, तो वहाँ पर समझिएगा कि ये निंदा रस चैप्टर से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक का नाम। तो पाठ का नाम है निंदा रस और लेखक का नाम है हरिशंकर प्रसाई। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन इसमें वह मज़ा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे लिखना है आपको। हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक ने कहा है कि निंदा ईर्ष्या भाव से प्रेरित होती है और मिशनरी भाव से भी। मिशनरी भाव से की गई निंदा बिना किसी द्वेष भाव के धर्म प्रचार जैसे पुण्य कार्य की भावना से की जाती है। ईर्ष्या भाव से प्रेरित होकर निंदा करने में वह आनंद नहीं आता जो मिशनरी भाव से प्रेरित होकर निंदा करने में आता है। इसके बाद है मिशनरी निंदक शांति का अनुभव कब करता है। मिशनरी निंदक शांति का अनुभव कब करता है। मिशनरी निंदक ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति अनुभव करता है, ठीक है, अभी पढ़े थे वहाँ पे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के निंदक को दंड देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो मिशनरी निंदक को दंड देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। कारण यह है कि ऐसी निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है, अभी पढ़े थे आप। अपनी अक्षमता से पीड़ित निंदक दूसरे की क्षमता के चांद को देखकर कैसे व्यवहार करता है। तो अपनी अक्षमता से पीड़ित निंदक दूसरे की क्षमता को चांद को देखकर सारी रात श्वान जैसा भौंकता है ना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है। ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सेम है, मेरे प्यारे नौ जलस से कंज से नेत्र वाले, यानी राधा कहती है कि मेरे प्यारे नवीन जलद मतलब नवीन मेघ के समान, कंज से नेत्र वाले यानी कंज के समान नेत्र वाले मेरे प्यारे श्री कृष्ण, जाके आए ना मधुबन से ओ ना भेजा संदेशा। एक बार मथुरा चले गए, मधुबन चले गए, तो ना वहाँ से वापस आए और ना ही कोई संदेशा भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हैं। राधा कहती है कि मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग में रो रो के पगला गई हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। राधा पवन से कहती है कि हे पवन, तुम जा करके मेरी सारी दुख भरी कहानी को श्री कृष्ण को बता देना। फिर कहती है ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। राधा कहती है हे पवन, जैसे ही तू मेरा भवन छोड़ करके थोड़ा आगे बढ़ेगी तो शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजें मिलेंगी। तो शोभा यानी शोभा प्रदान करने वाली, सुख प्रदान करने वाली बहुत सारी सुंदर सुंदर आपको लताएं मिलेंगी, प्यारी छाया मिलेगी, मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वह। और मृदुल स्वर होगी यानी जो चिड़िया होंगी, चिड़ियों के चहचहाने की मृदुल स्वर होगी और तुझे वह मोह लेंगी, तुझे वह मोह लेंगी। तो उससे मोहित ना होना, तो भी मेरा दुख लख वहाँ ना जा विश्राम करना। तो उससे तुम मोहित ना होना, तुम मेरे दुख को ध्यान में रखना, वहाँ जा कर के विश्राम ना करना, ठीक है। इसके बाद पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो पवन दूती का शीर्षक है, कवि का नाम है, लेखक का नाम है, कवि होना चाहिए, कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा। तो राधा पवन को दूती बनाकर कृष्ण को संदेश भिजवाती है। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या हमने पूरी बता ही दिया है आपको। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन। तो राधा के अनुसार कृष्ण के नयन नवीन बादलों के समान पनीले व मनोहारी हैं। राधा का प्रेम उनके प्यारे प्राणप्रिय कृष्ण के विरह में व्याकुल है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मधुबन जाकर किसने कोई संदेश नहीं भेजा। तो मधुबन जाकर श्री कृष्ण ने कोई संदेश नहीं भेजा। फिर अथवा वाला देखते हैं, क्योंकि दो पूछता एक करना रहता है। तो कौन तुम संस्कृत जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो पद्यांश का शीर्षक है सिद्धामनु और पद्यांश के कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या आपको किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं व्याख्या कैसे लिखना है आपको। प्रस्तुत पद्यांश में सिद्धामनु से उनका परिचय पूछ रही है कि संसार रूपी सागर के तट पर तरंगों लहरों द्वारा फेंकी गई किसी मणि के समान तुम कौन हो, जो चुपचाप बैठे अपनी शोभा की किरणों से इस निर्जन प्रदेश को स्नान करा रहे हो। अर्थात जिस प्रकार लहरें समुद्र के तल से किसी मणि को उठाकर तट पर पटक देती हैं, उसी प्रकार सांसारिक आघातों से ठुकराए हुए हे भव्य पुरुष तुम कौन हो। ठीक है, तो उक्त पंक्तियों में कौन किसका परिचय पूछ रहा है? तो उक्त पंक्तियों में सिद्धामनु का परिचय पूछ रही है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, कौन अपनी कांत से वीराने को शोभायमान कर रहा है? तो मनु अपनी कांत से वीराने को शोभायमान कर रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? प्रभा की धारा से अभिषेक पंक्ति में रूपक अलंकार है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का है, किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। 80 शब्द में लिखना रहता है, 5 अंक का होता है। वासुदेव सुनक अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद खा नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओ, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, कहानी कला के आधार पर पंचलाट कहानी की समीक्षा कीजिए। 80 शब्द में है, 5 अंक का है। अथवा धुरा यात्रा के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, ये भी 80 शब्द में है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, 100 पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम 80 शब्द, 5 अंक का है। ठीक है, तो अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य है, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद है खंड खा। ठीक है, खंड खा में 8 का नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का होता है, 2 अंक संदर्भ के लिए, 5 अनुवाद के लिए। ठीक है, संदर्भ लिखना जरूरी होता है, तभी आपको पूरा अंक मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका अनुवाद कैसे लिखना है। धन्योऽयं भारत देशः, यह भारत देश धन्य है। यत्र समुल्य से, जहाँ सुशोभित है। जनमानस पावनी माने लोगों के मन को पवित्र करने वाली। भव्य भाव उद्भावनी माने सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली। शब्द संदोह प्रसविनी, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली। सुर भारती माने संस्कृत भाषा सुशोभित है। यानी यह भारत देश धन्य है, जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाले, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित है। विद्यमानेषु निखिलेषु वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम चावर्तते। यानी विद्यमान वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायणः महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथः, चत्वारो वेदाः सर्व उपनिषत्, 8-10 पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाटक आदि अस्यमेव भाषाया लिखतानि सन्ति। यानी हमारा रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के संस्कृत भाषा में महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर इसका अनुवाद देख सकते हैं। फिर अथवा वाला देखते हैं। ठीक है, 2 देता है, आपको 1 करना रहता है। तो महामनिस्बना मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवार है भवत। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्माननीय विद्वान आसीत्। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। अयम प्रयागे एवं संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय में और सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षा प्राप्त अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापन आरब्धवान। ठीक है, इन्होंने प्रयाग संस्कृत पाठशाला के ही राजकीय विद्यालय में और सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहीं राजकीय विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दिए। युवक मालवीय स्वकीयन प्रभावपूर्ण भाषण जनानन से मनान आमोहित। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लिए। अतः अस्य सुहृदा ताम प्राविधाक पदवी प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतम सेवा कर्तुम प्रेरितवन्ता। अतः इसलिए अच्छा माने इनके, सुहृदा माने चाहने वाले ने, तम माने इन्हें वकील की पदवी प्राप्त कर देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या अनुवाद। ठीक है, इसके बाद खा नंबर है, 8 का खा सेम है 7 नंबर का। दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। सुखार्थिना कुतो विद्या, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी व त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। इसका अनुवाद देख सकते हैं। फिर अथवा वाला यहाँ पर देखिएगा,
जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरिते घटे, यानी जल की एक एक बूंद से क्रमशः घड़ा भर जाता है। सभी विधानों में धर्म और धन का यही कारण है। ठीक है, ये रहा अनुवाद। इसके बाद है 9 नंबर। 9 नंबर में क्या है, अब निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 अंक का होता है। टेढ़ी खीर होना, बालू से तेल निकालना, घी का लड्डू टेढ़ा भला, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, है ना। तो इसमें से 2 आपको करना है। इसके बाद है आपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपठित गद्यांश है। ठीक है, वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले एक कोशिकीय जीव अमीबा एवं पैरामीशियम के जन्म के पीछे मीथेन ही कारक रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है। फलस्वरूप हवा की उपस्थिति में वहाँ जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। इसी कारण यह ग्रह की मिट्टी लाल है और आंधी चलने पर यहाँ का वातावरण गुलाबी बादलों से भर जाता है। इन्हीं कारणों से मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला भारत पहला एशियाई देश बन गया। अब यहाँ पर उत्तर साफ साफ आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे। ठीक है, मंगल की सतह पर चट्टानों में किस तत्व की प्रधानता है, तो अभी आप पढ़े मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है। इसके बाद दूसरा है मंगल ग्रह की मिट्टी किस कारण से लाल है, तो हवा की उपस्थिति में वहाँ जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है, इसी कारण इस ग्रह की मिट्टी लाल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाला जीव कौन सा है, तो एक कोशिकीय जीव अमीबा है। ठीक है, इसके बाद है 11 का क नंबर। ठीक है, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। 1 नंबर का है अग और अघ। अग का मतलब होता है आगे और अग का मतलब होता है पीछे। ठीक है, तो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है क्या, पयोद और पयोद, इसका मतलब होता है बादल और समुद्र। इसके बाद में खा में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। 2 सही अर्थ लिखिए, जैसे कर्ण, सारंग और श्रुति, है ना, लिख देना है आपको। इसके बाद गा नंबर में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द चयन करके लिखिए। ठीक है, 2 नंबर का ये भी है, किसी बात का गुण रहस्य जानने वाला उसको क्या कहते हैं, मर्मज्ञ। ठीक है, इसके बाद है जिसे समझना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्बोध। इसके बाद है अगला, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 अंक के हैं। इसके बाद है 12 नंबर प्रश्न में रस अलंकार छंद से। ठीक है, 2 अंक के, 6 अंक के होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, परीक्षा के समय बिजली कटौती न करने के लिए अपने जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए अथवा भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा ग्रहण हेतु ऋण प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 9 नंबर का है, पहला है अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, दूसरा है प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका, तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, चौथा है भारत में आतंकवाद। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।